मेरा ससुर जो है वो भी बहुत घटिया नीयत का आदमी है। हाँ, बोला पापा के साथ पहले हलाला कर लो, उसके बाद आप आ जाओ। आपके पति ये बात बोल रहे हैं? हाँ आपके लिए जी, क्या शब्द थे उनके, आपके पति के? यही शब्द थे, पापा के साथ हलाला कर लो और आ जाओ घर पे, अगर मेरे साथ में रहना है तो। ये आपको फोन से बोला पति ने, आपके सामने बोली? सामने बोला। मैं बस वही था कि मैं अपने कमरे में काम कर रही थी, वो मेरे कमरे में आए, दरवाज़ा बंद करा, मेरे को बैट टच करने लगे। बस फिर क्या है, मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो बोले चाचा के साथ कंफर्टेबल होने में क्या जाता है, हमारी फैमिली में तो ये चीज़ें होती रहती हैं। वो अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ में भी उसके रिलेशन थे। और मैं नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि मुझे न्याय दिलवाया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं यही कहूँगी कि उनसे कि वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वो इस चीज़ पे एक्शन ले। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश के प्रधानमंत्री की गद्दी को संभाला तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई स्लोगन, कई नारे देश और समाज को दिए। उसी में मुस्लिम बहनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा विचार किया और एक ऐसी कुप्रथा जिस पर कोई बात करने तक को तैयार नहीं होता था, प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने उस पर लीगल कानून बनाया जिसको 3 तलाक कहा जाता था और कहा जाता है। लेकिन 3 तलाक के आज भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं कानून तो बन गया, लेकिन जब 3 तलाक पीड़ित महिला थाने पहुंचती है या समाज के बीच में पहुंचती है तो किस तरीके से उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और किस तरह से खाकी में बैठे थाने के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं वो कैसे मामलों को दबाने का प्रयास भी करते हैं। और इस तरीके से आज किस तरह एक महिला मेरे साथ हैं जिनका नाम अनीशा बानो है, 12 साल शादी को हुए हैं और आज 3 तलाक की पीड़ित हैं, दर दर भटक रही हैं, धक्के खा रही हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। पूरा मामला किस तरह का है, क्या मामला है, सीधा जानने का प्रयास करेंगे। अनीशा बानो नाम है आपका? जी, अनीशा बानो। अनीशा, क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके से आपको 3 तलाक दिया गया, कब आपकी शादी हुई, ज़रा आप पूरे देश को आप डिटेल में बताइए। मेरी शादी को 13 साल हो गए, 2012 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो शादी के टाइम पे सब ठीक था, 2-3 साल तक सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने मारपीट शुरू कर दी, उनके सिस्टर ने भी मारपीट शुरू कर दी, तो ये चीज़ें चलती रही थी। 2012 में शादी हुई, आपने कहा कि मारपीट शुरू कर दी, तो आपने उस समय क्यों नहीं बोली ये सब बातें? तो हमारे यहाँ समाज में यही तो प्रॉब्लम है कि औरत को सिर्फ दबाया जाता है, उनको वो चीज़ें करने ही नहीं दी जाती। वो बस यही कहते हैं कि जो है अब जैसा है उसको झेलो, वहाँ पे धीरे धीरे अपने आप सब कम हो जाएगा, अपने आप सब चीज़ें कम्फर्ट हो जाएगी। हाँ। तो 2012 में शादी हुई, तो पति का क्या नाम है? इरफान राव। इरफान से कैसा व्यवहार है आपका? जो तो मतलब हर चीज़ में झगड़ा करना, हर चीज़ में कमियां निकालना, उनको वो लगा ही रहता था, हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम थी मुझसे। मारपीट करना, हर कभी किसी चीज़ काम को लेके, कभी किसी काम को लेके, हमेशा वो मेरे से झगड़ा करता ही रहता था। तो क्यों ऐसा हुआ? आप उनको पसंद नहीं थी या उनके कहीं और भी कुछ ऐसे रिश्ते बाहर चल रहे थे, कोई और लड़की उनको पसंद थी या कहीं उनका रिलेशन चल रहा था, इसके बारे में आपको पता लगा या क्या स्थिति रही? अफेयर्स तो उनके बहुत थे बाहर। बहुत थे? हाँ। मतलब बहुत थे या किसी और लड़की से उनका प्यार मोहब्बत थी? जी, वो एक मतलब कह दीजिए कि आदमी की आदत बन गई थी, वो आदत से लाचार था। उसको जो भी लड़की मतलब फ़ोन करे, मैसेज करे, कोई वो किसी से भी शुरू हो जाता था। वो ये भी नहीं देखता था कि वो उसकी माँ की उम्र की है, वो अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ में भी उसके रिलेशन थे। माँ की उम्र के औरत के साथ मतलब किस तरीके का? क्या? मेरे पड़ोस में रहती थी। अच्छा। उनके साथ में उनके फादर साहब के भी रिलेशन थे और मेरे हस्बैंड के भी रिलेशन थे। तो ये बात आपको कब पता लगी कि इरफान का जो है वो के संग? नहीं, तकरीबन हो गए 7-8 साल हो गए। कैसे आपको पता लगा कि इरफान जो कनेक्टेड है? मैं उनके फ़ोन से मुझे पता चला था। उनके फ़ोन में उनका वीडियो बनाया था जो आपत्तिजनक था। वो वीडियो मैंने अपने पेरेंट्स को भी भेजा था और मेरे ससुर को भी मैंने दिखाया था। तो वो वीडियो उनके घर में बनाया गया था या वो महिला आपके घर में आई थी? गाड़ी में। गाड़ी में।
वो वीडियो उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया, आपके पति के द्वारा? मेरे पति के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ था। तो उन्होंने वो वीडियो अपने फ़ोन में रखा, हाँ तो वो वीडियो आपके हाथ लग गया? जी। तो उस वीडियो मतलब गलत तरीके से व्यवहार, मतलब आपत्तिजनक वीडियो था? हाँ जी। तो आपने बोला अपने पति को कि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये किस तरीके का व्यवहार है? मैंने बोला था, उन्होंने मेरे को बोला मेरे से गलती हो गई, वो मेरे को फोर्स कर रही थी, ये कर रही थी। तो मैंने उनको बोला कि वीडियो में तो फोर्स आप करते हुए नज़र आ रहे हो, वो कर नहीं रही है। मैंने उनके फादर साहब को भी बोला, तो उनके पापा ने मेरे सामने हाथ पैर जोड़ लिए कि है ना, हमारी घर की इज़्ज़त चली जाएगी, तो एक मौका दे, अगर ये दोबारा ऐसी गलती करेगा तो जो कहेगी मैं करने को रेडी हूँ। यही बात उन्होंने, मेरे ससुर ने मेरे पेरेंट्स को बोली। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि तो एक बार एक मौका दे इसको, अगर ये दोबारा ऐसी गलती करता तो फिर जो तू बोलेगी फिर वो फैसला करेंगे। तो आपके पति का सिर्फ उस महिला के संग ऐसा आपको अफेयर नज़र आया, आपत्तिजनक चीज़ें नज़र आई, या और भी आपको ऐसी चीज़ें मिली जो आप और ज़्यादा गुस्सा हुई? या फिर एक महिला को स्वाभाविक है कि उसका गुस्सा होता ही है कि भाई उसका पति कहीं और है इस तरह की, तो और भी महिलाओं के संग उस आपके पति की चीज़ें ऐसी सामने आई आपकी? हाँ जी। जैसे कि कौन? उनके जैसे फ्रेंड सर्कल में थी, बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिनके मेरे हस्बैंड के साथ में रिलेशंस थे। मतलब आपको लगता है कि हिंदू महिलाओं के साथ भी वो? हाँ, हिंदू मुस्लिम सब थी उनमें। तो हिंदू महिला जो थी या लड़की साथ इनका कोई कनेक्टिव इश्यू है? वो उसको मेरे को बहन बता के रखते थे कि वो मेरी बहन है। हाँ, जब उनके मैसेजेस मेरे सामने आए तब मुझे पता चला कि वो बहन नहीं कुछ और ही है। से उसके संपर्क में आ गया आपके पति को? जो मेरी ननद की मतलब सिस्टर, वो सॉरी फ्रेंड है, उनकी बहन थी। तो मेरे हस्बैंड का उनकी बहन का वो घर पे आना जाना लगा था, बस इसी वजह से। तो आपके पति क्या कभी ऐसे, जैसे हम लोग कलावा हिंदू धर्म में बांधते हैं, तो कभी कलावा वगैरह भी बांधते थे? क्योंकि ऐसी चीज़ें जब ही सामने आती है, जब एक हिंदू बनकर या हिंदू नाम बताकर या धर्म छुपाकर किसी हिंदू लड़की को अपने चंगुल में या अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसाया जाए। वो फ्रेंड सर्कल था उनके, जो पिताजी है और मेरे ससुर जी है, तो जैसे फ्रेंड सर्कल होता है तो वो चीज़ें थी कि उनका घर पे आना जाना, वो चीज़ें लगी रहती है, तो ये चीज़ें नहीं। वो पता था कि ये मुस्लिम है? हाँ, पता था। तो क्या वो नशा वशा भी आपके हस्बैंड करते हैं? क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि नशा करके सो जाना या नशा करके फोर्सफुली मतलब चीज़ों को करना। जी, नशा तो नहीं करते, लेकिन सेक्स पावर की टैबलेट्स बहुत खाता है। मेडिकल स्टोर है, बस वो वहीं से वो चीज़ें करता। जो सेक्स पावर की टैबलेट्स वगैरह खाते थे, अपने मेडिकल से लेकर आते थे? हाँ जी। आपके सामने खाई या पर गुप छुप के खा के? और मेरे सामने। आपके सामने? आपने नहीं बोला ये किस चीज़ की आप दवाई खाते हैं? बोल रहा था, पूछा था मैंने, तो मैंने मना भी करा था, लेकिन वो मानते ही नहीं थे इस चीज़ को। बदतमीज़ी करते थे, बेल्टों से मारना पीटना। तो ये 3 तलाक वाला जो प्रकरण हुआ है, आपको 3 तलाक दिया गया, कब दिया गया है, कैसे ये प्रकरण हुआ, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आपको 3 तलाक जो है वो दे दिया गया? उनके चाचा हैं सलीम, जो अहमदाबाद रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी। तो वो क्या है, वापस अहमदाबाद से आने के लिए कह रहे थे। उन्होंने फ़ोन करा था मेरे हस्बैंड को कि हम अहमदाबाद से आ रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं। तो मैंने बस यही चीज़ मेरे हस्बैंड को बोली थी कि वो घर पे नहीं आने चाहिए, आप उनको होटल में ठहरा दीजिए, घर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी चीज़ को लेके हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उन्होंने मुझे तलाक दे के घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मतलब चाचा जो उनके हैं वो अहमदाबाद रहते हैं? हाँ। तो चाचा के आने से क्यों प्रॉब्लम हुई आपको? मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, बैड टच, गंदी बातें कर। पहले वो चाचा वहाँ थे आपके यहाँ? हाँ, आना जाना उनका लगा रहता था, साल में 1-2 बार तो आ ही जाते हैं वो चाचा। हाँ, सलीम नाम है। हाँ। तो कैसे आपके संग क्या घटना हुई जब चाचा के साथ और आपके बीच में क्या घटना हुई? मैं बस वही था कि मैं अपने कमरे में काम कर रही थी, वो मेरे कमरे में आए, गेट दरवाज़ा बंद करा, मेरे को बैड टच करने लगे। बस फिर क्या है, मेरे हस्बैंड आए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो बोले चाचा के साथ कंफर्टेबल होने में क्या जाता है, हमारी फैमिली में तो ये चीज़ें होती रहती हैं। उस समय घर पे कोई नहीं था? मेरे सास ससुर थे, वो अपने कमरे में थे। अपने कमरे में थे? आप अपने कमरे में? जी। आपका कमरा ऊपर था नीचे? नीचे ही है। उनका भी? हाँ। तो आपके कमरे में वो घुस कैसे गए?
उनका यही तो प्रॉब्लम है कि वो देखते नहीं है कि बहू अंदर बैठी है या कुछ है, बस अंदर घुस जाते हैं। मेरे सास ससुर क्या है, वो एसी ऑन करके रूम दरवाज़ा बंद किए हुए थे दोपहर में, तो बस वो दोपहर में मैं काम कर रही थी, बच्चों का वेट कर रही थी कि भाई स्कूल से आ जाएं वो, बस उसी वक्त ये चीज़ें हुई थी। तो मतलब गलत तरीके से उन्होंने आपको टच करने का प्रयास किया? हाँ जी। कुछ बोला आपके चाचा ने? मेरे को यही बोला कि मेरे साथ में वो चीज़ें कर, हमारे घर में ये चीज़ें होती रहती Physical है, होने की मतलब बात है। गंदी बातें बोलने लगे मेरे को। जब आपके चाचा ने, जो चचिया ससुर हैं आपके, उन्होंने इस तरीके का व्यवहार करने का प्रयास किया, तो आपने हल्ला नहीं मचाया? आपने कुछ मतलब आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? मैं शॉक हो गई थी, मैंने हल्ला मचाया था, मेरे सास ससुर को भी मैंने बुलाया, तो मेरे ससुर ने बोला भी था कि ये चीज़ें गलत है, क्यों मतलब तू ये चीज़ें क्यों कर रहा है। तो मैंने हल्ला मचाया, तो मेरे ससुर ने चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए कि तू हल्ला मत मचा। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं पड़ोसियों को इकट्ठा करूँगी और मैं कंप्लेंट भी करूँगी। उन्हें हाथ जोड़े कि नहीं, कंप्लेंट मत करना, हमारी इज्जत चली जाएगी। तू कहे तो मैं अभी इनको अहमदाबाद भेज देता हूँ, ये नहीं आएगा दोबारा, घर पे भी नहीं आएगा। तो उनको फिर अहमदाबाद भेज दिया गया था। आपके चचिया ससुर ने आपके संग बदतमीजी की, तो आपकी आवाज़, जब आपने बोला कि मैं कंप्लेन करूंगी, मोहल्ले में शिकायत करूंगी, इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो आपको चुप करा दिया गया? हाँ जी। आपके हस्बैंड से बताइए अपने बात। हस्बैंड को तो बोला था, हस्बैंड ही तो बोलता है कि चाचा के साथ कंफर्टेबल होने में क्या जा रहा है तेरा, हमारे घर में तो ये चीज़ें नॉर्मल है। आपके पति कह रहे हैं कि चाचा के संग, जो आपके पिता समान हैं, जिनको आप अपने अब्बू का, अपने पिता का दर्जा दे रही हैं, जो अपने चचिया ससुर और तैया ससुर जो होते हैं वो एक पिता समान ही होते हैं, उनके संग हस्बैंड कह रहे हैं कंफर्टेबल हो जाओ। हाँ। आपके दिमाग में क्या आया उस समय? ऐसी नीच सोच पे आपने क्या सोचा? मैं को बस यही सोचा था, या तो इनको मार दूँ या मैं मर जाऊँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया। गुस्सा तो बहुत आया था, पति पर भी गुस्सा है? बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बस ये था कि मेरे ससुर ने बोला कि नहीं, आज के बाद ये कभी घर पे नहीं आएगा, दोबारा तेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। फिर वो चले गए? फिर वो चले गया था। फिर ये तलाक वाली प्रक्रिया क्यों हुई? उन्होंने वापस मेरे हस्बैंड को फ़ोन कराने के लिए। चाचा ने? हाँ, अहमदाबाद से? जी। कब? 18 दिसंबर 2024। घटना के कितने दिन बाद? उनके तकरीबन 6-7 महीने बाद। आपके मन में 6-7 महीने तक भी वो डर बना रहा कि? जी बिल्कुल। तो आपने अपने पति को मना किया कि भाई आप इनको यहाँ ना बुलाओ? हाँ, मैंने मना करा था उनको कि यहाँ पे मत बुलाइए, आपको रिश्ता रखना है आप बाहर रखिए, पर उनको घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी भी है, आज वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, कल मेरी बेटी के साथ गलत करेंगे। कितने साल की बेटी है आपकी? 12 साल की लड़की है मेरी। आपको ये भी डर है कि जो चचिया ससुर आपकी तरफ गलत निगाह से देख रहा है, वो टीनेजर वाली उस बिटिया को भी बैड टच कर सकता है? हाँ, कर सकता है, जो मेरे से कर सकता है वो कर सकता है। मेरा ससुर जो है वो भी बहुत घटिया नीयत का आदमी है। आपके ससुर? हाँ, मेरे ससुर। आप सब पे आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। मैं सोच समझ के ही आरोप लगा रही हूँ, मैं झूठे एलिगेशंस नहीं लगा रही हूँ। मेरे पास प्रूफ भी है, प्रूफ थे, लेकिन मेरे वो हस्बैंड ने मेरे से फ़ोन छीन लिया मेरा, वरना वो सारे सबूत मैं आपको यहाँ पे पेश करती। आपके ससुर का क्या, मतलब ससुर का क्या नाम है? कालू मोहम्मद। वो क्या करते थे? वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे, अभी रिटायर हो गए। राजस्थान सरकार में? जी। गवर्नमेंट जॉब थी? जी। तो ससुर का क्या व्यवहार है महिलाओं के प्रति? बहुत ही गंदा व्यवहार है उनका। घर में कोई भी लेडी आएगी, मेरी सास के पास बैठी रहती है, या कोई भी लेडीज़ आएगी तो उनका वीडियोस निकालना शुरू कर देते हैं। ट्रैवल करेंगे तो ट्रेन में किसी भी औरत का वीडियोस, आपत्तिजनक वीडियोस निकालना वो शुरू कर देते हैं। मतलब किस तरीके का वीडियो बनाते हैं? अब जैसे ट्रेन में बैठी है, सामने कोई औरत बैठी है, साड़ी पहने हुए हैं, तो उनकी कमर का वीडियोस, उनके चेस्ट का वीडियोस वो निकाल लेते हैं। आपको ये सब चीज़ें किसने बताई है? आपको कैसे पता लगा? मेरे बच्चे मेरे ससुर का फ़ोन यूज़ करते थे गेम खेलने के लिए, वीडियो यूट्यूब चलाने के लिए, बस उसी से मैंने वो चीज़ें पकड़ी थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज़ को लेके। आपने हस्बैंड को बताया कि पापा की उम्र ये है और पापा क्या कर रहे हैं सब? मैंने सब कुछ बताया था उनको, और उनके, मेरे ससुर के किसी औरत के साथ में वो वीडियो कॉल पे बात करते हुए फ़ोटोज़ भी थी, जिनमें उन्होंने पूरी उस औरत के कपड़े तक उतरवा रखे थे। वो फ़ोटोज़ मैंने अपनी ननद को भी दिखाई थी और मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाई थी, मेरे फ़ोन में भी थी वो।
वो चीज़ें मैंने दिखाई थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। आपके प्रति कभी ऐसा ससुर का वो रहा हो क्या, ऐसा व्यवहार, या आपसे किस तरीके का ससुर का व्यवहार? नहीं, मेरे साथ भी बहुत गंदा व्यवहार था। मैं उनके सामने जाने से भी डरती थी। मैं उनके सामने जाना भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत गंदी नज़र से देखते थे। आपने अपनी सास को नहीं बताई ये बातें कि वो उनकी पत्नी है, आपकी माँ समान आपकी सास है, आपके पिता समान ससुर है, कि ये ससुर जी जो है, पापा जो है, मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं? मेरी सास को किसी से कोई मतलब नहीं है। उनको उस औरत को सिर्फ पैसों से मतलब है। जब वो पड़ोस में जो औरत थी, उनको पता था कि उनके साथ में मेरे हस्बैंड के नाजायज़ संबंध है, तो उस औरत को घर में बुलाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? वो औरत भी खराब थी, हसीना नाम की? हाँ, वो औरत भी घर पे आती थी। वो कितने साल की महिला होगी? वो तकरीबन होंगे 50-55 के समथिंग। 50-55 साल की महिला। तो आपके हस्बैंड मतलब इस तरीके की चीज़ें तो आपने बोला नहीं कि क्या है ये? बोला था मैंने। मेरी जो छोटी वाली जो ननद है, उन्होंने भी मेरी सास को, मेरे हस्बैंड को भी समझाया कि ये चीज़ें गलत है। नंदों की शादी हो गई सबकी? हाँ, सबकी शादी हो। उनका भी परिवार ऐसा ही है कि उनका ठीक परिवार है? उनका ठीक परिवार, अगर ऐसा परिवार मिल जाता तो वो बर्दाश्त नहीं करते। उनको नहीं समझ में आया कि मेरे से आपके संग क्या बीत रहा है? आपकी ननद आपके सपोर्ट में खड़ी है? कोई नहीं खड़ी है। वो तो अपने भाई का सपोर्ट ले रही हैं। वो तो जब मैं उनको बोलती थी कि तुम्हारा भाई ऐसा कर रहा, तो वो बोलती थी कि तहसीलदार का बेटा ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। वो गलत में भी अपने भाई का साथ दे रही थी। तो अब जब आपके संग 3 तलाक हुआ तो आपने बोला कि चलो गलती हो गई, आपके पति ने बोला चलो ये 3 तलाक, क्योंकि अब ये 3 तलाक लीगल नहीं है, कोर्ट में इसको आप डिफाइन कर सकती हैं, चैलेंज कर सकती हैं, तो क्योंकि ऐसा होता है कि चलो गुस्से में 3 तलाक दे दिया, या ठीक है बोल दिया 3 तलाक, फिर उसको एक्सेप्ट कर ली, ठीक है भाई मियाँ बीवी की रात को बात होती है, जब रात को एक साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, प्यार वाली बात भी होती है, गुस्से को प्यार में भी तब्दील कर देते हैं कि ठीक है आज मुझसे ऐसी बात हो गई या तुमसे ऐसी बात हो गई, चलो इस बात को दूर करते हैं और आगे की रास्ते पे बढ़ते हैं, परिवार के साथ बढ़ते हैं। तो पति से इस बात पे 3 तलाक के बाद कुछ बात हुई? जी नहीं, कोई बात नहीं हुई। पति ने कुछ कहा? हाँ। अपने बच्चों से बात करने के लिए उस आदमी के सामने हाथ पैर जोड़ती थी कि मुझे अपने बच्चों से तो बात करवा दो। नहीं, पति ने बोला आप ठीक है आप वापस आ सकती हो, या ठीक है 3 तलाक ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके की बात? हाँ, बोला पापा के साथ पहले हलाला कर लो, उसके बाद आप आ जाओ। आपके पति ये बात बोल रहे हैं? हाँ आपके लिए? जी, क्या शब्द थे उनके, आपके पति के? यही शब्द थे, पापा के साथ हलाला कर लो और आ जाओ घर पे, अगर मेरे साथ में रहना है तो। ये आपको फ़ोन से बोला पति ने, आपके सामने बोली? सामने बोला। उसी घर में? हाँ, कब? मेरे घर पे जब वो आए थे। अच्छा, आप अपने घर आ गई? हाँ। तो आपके घर पे आई वो, तो आपको ये बात बोली कि हलाला कर लो? हाँ, आपको पता है हलाला का क्या मतलब है? मुझे तो नहीं पता था, लेकिन जब मेरे दोस्तों ने, मेरी फ्रेंड जो मेरी महिला मित्र थी, उन्होंने जब ये चीज़ें मेरे को बताई कि हलाला होता क्या, तब जाके मुझे ये चीज़ें समझ में आई। आपके जहन में उस वक्त क्या है जब आपके पति ने ये बोला कि आपके चाचा के संग सॉरी आपके ससुर के संग हलाला कर लो जब मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा? क्या सोचे, एक औरत के लिए बहुत शर्मनाक की बात है। आपने अपने पिता को, अपने माँ जो आपके माँ बाप है उनको बताइए, अपने भाई है आपका? हाँ, भाई है। आपने अपने परिवार को बताइए? पता है उनको। उनका क्या रिएक्शन था? उनका भी यही रिएक्शन था कि भाई उनको पहले हलाला का उनको भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने भी कार्रवाई करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। अब आप 3 तलाक आपको दे रखी है? जी, नोटिस भी भेज रहा है। नोटिस किस बात के? तलाक के। तलाक के। जी। तो आपको कुछ लाभ लेकर आई उस घर से कुछ, या फिर किस तरीके से आप आ गए? मेरे को एक जोड़ी कपड़े में उस आदमी ने निकाल दिया, मैं क्या लेके आऊँगी वहाँ से। अच्छा। मेरा सारा सामान वहाँ पे पड़ा है। बच्चे आपके वहीं हैं? बच्चे वहीं पे हैं। पुलिस के पास आप गई, गुहार लगाई पुलिस से? पुलिस के पास गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही वहाँ पे। ना तो डेगाना वाली पुलिस सुनवाई कर रही थी और ना ही नवलगढ़ में कोई सुनवाई हुई। वहाँ के डेगाना का जो सीआई है वो मेरे को धमकी दे रहा था, जब पुलिस अधिकारी जब मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए गई थी। 3 घंटे मैं घर के बाहर खड़ी रही थी अपने पापा के साथ। उस आदमी ने मुझे घर में एंट्री नहीं दी, मेरे को मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया। मेरे बच्चे खिड़की में खड़े होकर मेरे को देख रहे थे। बच्चों ने बोला कि मम्मी से मिलना है, तो उन्होंने बच्चों को अंदर लेके चले गए। वो पुलिस का क्या व्यवहार है आपके प्रति?
वहाँ पे कोई नहीं है। वे पुलिस मेरे को धमकी दे रही है कि तू अगर दोबारा डेगाना में नज़र आई तो तेरे को अंदर बंद कर देंगे। पुलिस कह रही है बात। जी। उसके परिवार के लोग, क्या आपको डर है उसके परिवार का कि अब आप कोर्ट में आई है, वकील साहब के पास आई हैं, तो उनका डर है आपको कि वो लोग प्रेशर बना रहे हैं कोर्ट में केस वापस लेने का? किस तरीके की धमकी भरा आपको? जी, मेरे पास धमकियाँ भी आ रही है, मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि तू अपना केस वापस ले ले। और यहाँ पे मैं वुमेन सेल में जाती हूँ, वहाँ पे भी मेरे को धमकी दी जा रही है। जब वो अपने कज़न वगैरह के साथ में आता है, उनका कज़न है मोहम्मद शरीफ, जो मेरे को बोल रहा था कि केस वापस ले ले वरना तेरे लिए अब अच्छा नहीं होगा। इरफान का भाई? हाँ, वो कहाँ रहता है? वो भी डेगाना में ही रहता है। वो यहाँ आता है? हाँ। इरफान आया कभी कोर्ट में? यहाँ वुमेन सेल में आता है, डेट पे आता है। क्या कहता है इरफान? वो तो कुछ नहीं बोलता, बस वहाँ के वही है कि मुझे वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिल रही है, वुमेन सेल से भी। आप यहाँ कैसे पहुँची? आप दिल्ली कोर्ट कैसे पहुँची? जी, मैंने DLSS 1516 पे कॉल करा था, तो वहाँ से मुझे अनिरुद्ध शुक्ला जी है जो जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बुलाया। उन्होंने बोला कि मैं आपको सरकारी वकील करवा के दे दूँगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे सरकारी वकील पे भी भरोसा नहीं है, आप ही मेरा केस देखिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अनिरुद्ध शुक्ला जी है जो मुझे न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी से आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की और सरकार का एक नारा था मोदी जी का, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे स्लोगन 2014 के बाद देखने को मिली। तो किस तरीके का आप विश्वास कर रही हैं? मैं यही कहूँगी, अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अगर सच में कहा गया है ना, तो उन चीज़ों पे थोड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाए और जो भी महिलाएं इन चीज़ों से पीड़ित है वो अपनी आवाज़ उठाए। और मैं नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि मुझे न्याय दिलवाया जाए और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि जो महिलाएं इन चीज़ों से पीड़ित है वो भी अपनी आवाज़ उठाएं और ऐसी घटिया मानसिकता वालों के ऊपर कार्रवाई हो। भजन लाल शर्मा जी आपके CM हैं, भजन लाल शर्मा जी तक ही आवाज़ जाएगी आपकी, क्या कहेंगे उनसे? सरकार से क्या अपील है? उनसे भी मेरी यही अपील है कि मुझे न्याय दिलाया जाए और जो वहाँ की सरकार है उन पे कार्रवाई, जो पुलिस प्रशासन है उन पे भी कार्रवाई की जाए। पुलिस सहयोग नहीं कर रही? हाँ जी, बिल्कुल, वहाँ की पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है, उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाए। और जो पैसों के दम पे ये सबको खरीदते हैं ना, उनका ये दबाव, यहाँ जो ऐसी मानसिकता लेके पैदा हुए हैं, उनकी वो मानसिकता वहाँ से ख़त्म करी जाए। क्या चाहती हैं? क्या हो पति के साथ, क्या हो, क्या चाहती हैं? अरेस्ट हो वो, क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ अरेस्ट हो, उनके फादर साहब भी अरेस्ट हो, उनके चाचा भी अरेस्ट हो जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी। और लेकिन उनके लिए मैं वो भी चाहती हूँ कि उनको पब्लिक भी और वो समाज में भी उनको ऐसा थप्पड़ मारा जाए कि वो ऐसी मानसिकता उनकी ख़त्म करी जाए। हमारे एक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी एक ऐसी पॉलिसी है महिलाओं के प्रति, वो पूरे मात्र यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में उनका एक संदेश जाता है। और उनका कहना है कि महिलाएं चाहे किसी पंथ की, किसी धर्म, किसी समुदाय की हो, महिलाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस। खासकर महिलाएं, अगर किसी को महिला परेशान होती है या उनको कोई करता है तो ऐसे लोगों के लिए वो सीधा एक्शन की बात करते हैं। केंद्र में बीजेपी है, राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, और स्टेट यूपी योगी आदित्यनाथ को सब लोग सुनते हैं। योगी जी से क्या अपील है? मैं यही कहूँगी कि उनसे कि वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वो इस चीज़ पे एक्शन ले ताकि मुझे न्याय मिले। मैं यहाँ धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं यहाँ अपने अधिकार की, अपने बच्चों की और उन औरतों के लिए लड़ रही हूँ ताकि वो इन चीज़ों से, इन कुरीतियों से वो बाहर निकले और अपनी आवाज़ उठाएं। और इसके लिए अगर मुझे चाहे कितना भी मुझे स्ट्रगल करना पड़े वो मैं ज़रूर करूँगी। कोई मौलाना साहब, कोई मौलवी साहब आपके पक्ष में खड़े हैं आज? जी नहीं, मेरा समाज आज मेरे साथ में नहीं है, मुझे इसी चीज़ का दुख है और कोई नहीं। आज वो जो इस्लाम की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, आज उनकी बेटी के जो उनकी बेटी के साथ में गलत हो रहा है, आज पूरा समाज चुप है। मुझे बस इसी चीज़ का दुख है और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आपके धर्म में भी समाज होता है, तो आप किस समाज की बेटी हैं? मैं छिपा समाज की बेटी हूँ। छिपा? जी।
राजस्थान में एक बड़ी संख्या छिपा समाज। हाँ जी, एक कमेटी भी चलती है जो भीलवाड़ा में है, छिपा समाज कमेटी, जो हमारे छिपा में जो गरीब फैमिली होती है तो वो मतलब सम्मेलन चलाती है जिनमें बच्चियों की शादी करी जाती है। उनमें मेरे ससुर को उन बच्चियों के सर पे हाथ रखने के लिए बुलाया जाता है। ऐसे आदमी को उन बच्चियों के लिए बुलाया जाता है कि वो उनके सर पे हाथ रखे, जो एक पल के लिए नहीं सोचता कि कौन बच्ची है, कौन बेटी है, कौन क्या है। वो चीज़ें वो आदमी नहीं सोचता। ऐसे आदमी को वो अपने समाज का सदस्य समझते हैं। देखिए, छिपा समाज की ये बेटी है, क्या नाम आपका है? अनीशा बानो। राजस्थान शादी हुई है, राजस्थान की रहने वाली हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज वो बेटी उस समाज से भी न्याय की गुहार लगा रही है कि वो जो प्रताड़ना वो 13 साल से झेल रही थी, अगर समाज के लोग भी उस व्यक्ति को, ससुर को, जिसको सम्मेलन में बुलाते हैं, बेटियों के निकाह में उसके ससुर के आशीर्वाद दिलवाने की चर्चा करते हैं, प्रयास करते हैं, अगर उस ससुर को समाज के बीच में ही बुलाते तो शायद आज इन अनीशा बानो को धक्के ना खाने पड़ते। कोर्ट है, कचहरी है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से न्याय की लड़ाई लड़ेंगी, किस तरीके से बच्चे 1 साल से दूर हैं, और अब जब न्याय की इस लड़ाई में कूद गई हैं तो ये प्रधानमंत्री मोदी से भी आग्रह कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन पर हर मुस्लिम महिला, हर हिंदू महिला का एक विश्वास, एक भरोसा है, उनसे भी अपील कर रही हैं कि राजस्थान की सरकार से भी अपील कर रही हैं कि ऐसे लोगों को सामाजिक तौर पर भी दंड मिलना चाहिए और न्यायिक दंड मिले। और अनीशा बानो जो 3 तलाक की पीड़िता हैं, इनको लगातार धमकाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। इनका डर, इनका खौफ, इस पर भी सरकार ध्यान दे और प्रशासन के उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए जिन अनीशा बानो की जिम्मेदारी ये थी कि प्रशासन इनको सहयोग करता, पुलिस इनको सहयोग करती, लेकिन उल्टा इनको धमकाया गया, इनको डराया गया कि इनके खिलाफ FIR लिख देंगे, इनको बंद कर देंगे। अगर ये यहाँ पर गई, अपने बच्चों से मिलने जब जाती हैं, तब भी प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो दबाव बनाते हैं, ऐसा इनका आरोप है, परिवार पर आरोप है। अब देखना यह है कि किस तरह से अनीशा बानो की जो आवाज़ है वो समाज में जाएगी और ऐसी कुप्रथा के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, समाज लड़ रहा है, सरकारें लड़ रही हैं, इस कुप्रथा की लड़ाई में किस तरह से अनीशा बानो को न्याय मिलेगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।